हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई अड्डा। तो दोस्तों, मैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं। और दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लासेस में देखा था लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, कि लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज हम निकालते कैसे। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो क्लैप्स होता है, जो भी स्ट्रक्चर हमारा क्लैप्स होता है, जब हम लोडिंग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब प्लास्टिक जोन में हम ले जाते हैं, तो हम उस लोड को कैलकुलेट करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द कोलैप्स लोड इन प्लास्टिक एनालिसिस। तो हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ collapse load। कैलकुलेशन ऑफ कोलैप्स लोड। तो हम प्लास्टिक एनालिसिस बताने से पहले इसमें पहले थोड़ा सा इलास्टिक के बारे में बात करते हैं, जो कि आपने सॉम में पढ़ा है। तो हम बात करते हैं पहला मैकेनिज्म की। तो हम पहला बात कर देते हैं, केस 1 हम ले लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इलास्टिक के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो आप मैकेनिज्म स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, तो हम इसमें बोल देते हैं इन इलास्टिक एनालिसिस। तो हम बात करेंगे कि जब इलास्टिक एनालिसिस जब हम करते हैं, मतलब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना, तो उस स्ट्रक्चर में आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा, तो उस मैकेनिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं, नहीं। तो इसके लिए हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे हमारा क्या है, एक रॉड है और इसमें हम एक पी फोर्स लगा दे रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें कुछ क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, नहीं डिफॉर्मेशन आएगा। क्या होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन आएगा। किसके कारण, एक्सियल लोड के कारण। और दोस्तों, इसको आपने पढ़ा है, जो मान के चलते हैं कि ये डिफॉर्म किया और कुछ यहाँ पर पहुँच गया इस पी लोड के कारण। अगर हम बोलते हैं ए पॉइंट था, ये ए डैश पॉइंट था, और ये जो हमारा है डेल्टा है, तो हम बोलते थे ना डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, जहाँ पी लोड है, एल इसका लेंथ है, ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल है। इस मटेरियल का ये बार बना हुआ है। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो रहा है कि कोई लोड लग रहा है, और लोड को ये बार क्या कर रहा है, रिसिस्ट कर रहा है, नहीं होने देना चाह रहा है। तो इसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा ना, क्योंकि यहाँ पर से क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया, तो क्या होगा, कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा ना। तो हमारा ये बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है, लेकिन इसमें जो डिफ्लेक्शन आया है, तो किसके कारण आया है, इस पी फोर्स को रेसिस्ट करने के कारण आया है। तो ये हमारा जो टाइप हुआ, इसमें हम बोल सकते हैं कि ये हमारा है नॉट आ रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। तो हमारा बात है रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन क्या होता है। तो हम एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम देखते हैं, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, सिंपली ये हमारा एक अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट का, और इस जो भी आप सरफेस पर रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये फ्रिक्शन नहीं ले सकता है, जैसा हमारा आइस बोल सकते हो। तो यहाँ से अगर इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स F लगा दें, तो क्या इधर कोई रोकने वाला है, नहीं है। जब रोकने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है मूव करेगा कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F। क्या इस फोर्स को रेसिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा ना। मतलब क्या कोई स्ट्रेस जनरेट होगा, इसमें नहीं होगा ना।
तो स्ट्रेस ही तो क्या होता है, स्ट्रेस तो आप डिफाइन किए हो ना सम में। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स होता है। जब कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाइड होता है तो उसमें जो इंटरनल जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, उसको रेसिस्ट करता है, और स्ट्रेस का कंसेप्ट वहीं पर आता है। जहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये जो हमारा है ये है रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। अगर दोस्तों इसमें हम क्या करें, इस सेम ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, हम क्या कर देते हैं, इसमें एक यहाँ पर इसको फिक्सिटी दे दिए, मतलब इसका ये इसको इधर जाने नहीं देगा। तो दोस्तों इस फोर्स के अगेंस्ट हमको आ गया ना, मतलब अब क्या होगा, ये रेसिस्ट करेगा ना इस फोर्स को, नहीं इस फोर्स को रेसिस्ट करेगा ना, तो यहाँ पर फोर्स एफ का डेवलपमेंट होगा ना। तो इस एफ फोर्स के कारण इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा ना। क्या हुआ, इस एफ को रेसिस्ट करना चाहेगा ना, तो ये हमारा होगा नॉट अ रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। इसी प्रकार अगर हम बोल दें ये हमारा क्या है, रोलर लगा हुआ है, और इधर भी क्या लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इस पर हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक लोड पी लगा कर हम खींचें तो क्या होगा, आसानी से खींचेगा, क्या कोई स्ट्रेस डेवलप होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर मेरा स्ट्रक्चर ऐसा रहा और इसमें हम ऊपर से लोड लगा दिए, पी कोई लोड लगा देंगे। जब पी कोई लोड लगाएंगे तो कोई बेंडिंग मोमेंट आएगा ना। अब बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस आएगा ना। वो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, इस पी लोड के कारण जो मोमेंट डेवलप हो रहा था उसको रेसिस्ट करेगा ना। तो क्या होगा, क्या, नॉट अ रिजिड बॉडी रोटेशन, क्योंकि क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर रोटेट करना चाह रहा है ना, ऐसा कुछ सैगिंग करेगा ना, तो यहाँ पर कुछ एंगल आएगा ना, कुछ एंगल आएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिजिड बॉडी रोटेशन है, नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों अगर हमारा क्या हो जाता, ऐसा कुछ है और यहाँ पर कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर बीच में एक हिंज है, एक हिंज है। अब क्या करें, अगर हम लोड इस पर अप्लाई कर दें, डब्लू लोड इस बीम पर, तो क्या करेगा, ये रोटेट होगा ना। ये क्या करेगा, ये कोई मूवमेंट ले सकता है, नहीं ले सकता है। ये भी क्या मूवमेंट ले सकता है, नहीं ले सकता। लेकिन ये अपने पोजीशन से नहीं हिलेगा, लेकिन ये हिल सकता है, क्योंकि क्या रोलर है, रोलर है ना। तो अब इसको देखते हैं, तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर को क्या करेगा, स्ट्रक्चर क्या करेगा, कुछ ऐसा आएगा, नहीं ये नीचे जाएगा, ये लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये कुछ इधर आ जाएगा ना। तो हमारा जो हो जाएगा कुछ ऐसा चल जाएगा। तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेसिस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये लोड लगा, ये झूल गया, लोड लगा झूल गया। तो हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये थीटा दिया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, रिजिड बॉडी रोटेशन, रिजिड बॉडी रोटेशन। तो कहता है कि अब हम बात करेंगे कि हमारा रिजिड बॉडी रोटेशन, या हम बोल दें रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन, नहीं तो हम यहाँ से कंक्लूड नहीं करेंगे कि जहाँ पर आपका कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है किसी लोड के कारण, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन या रिजिड बॉडी रोटेशन। तो हमारा जो टर्म आया रिजिड बॉडी रोटेशन, रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में दोस्तों आपका ट्रांसलेशन भी आ गया और रोटेशन भी आ गया। कहता है व्हेन a external load is applied, external load is applied, load is applied
on a body and body deforms without any stresses, then this is called क्या होगा, रिगिड बॉडी क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डिफॉर्मेशन आपका क्या क्या है, ट्रांसलेशन है और क्या है, रोटेशन। तो हमारा जो मैकेनिज्म की बात किए हैं, जो हम क्या बात किए हैं, मैकेनिज्म की बात किए हैं, हम मैकेनिज्म की बात किए हैं ना। तो ये क्या होता है, जब आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो ये क्या करता है कि ये अनस्टेबल होता है। मतलब मैकेनिज्म ये कहता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है, तभी क्या होता है, हमारा मैकेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इट इम्प्लाइज the structure is क्या होगा, अनस्टेबल होगा। नहीं, अब तो हो गया ये इलास्टिक एनालिसिस। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस का। तो हम बात करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस का। तो केस 2 में हम लिखते हैं मैकेनिज्म इन प्लास्टिक एनालिसिस। मैकेनिज्म इन प्लास्टिक एनालिसिस, तो से हम लेते हैं। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, इतना लोड लगाते हैं कि ये क्या करता है, हीट हो जाता है सेक्शन। अगर हम कोई सेक्शन ले लेते हैं और बोलते हैं इस लोड को हम बढ़ाते जा रहे हैं ताकि ये क्या हो, पूरी तरह सेक्शन लीड हो जाए। मतलब हमारा इसमें जो स्ट्रेसेस आएगा कुछ दोस्तों ऐसा आ जाएगा ना, जो स्ट्रेसेस का वेरिएशन होगा कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। जब हम प्लास्टिक एनालिसिस बता रहे थे तो बोले थे ना कि आपका इलास्टोप्लास्टिक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे इस जोन को रीच हो जाएगा। जब इस जोन को रीच हो जाएगा तो क्या होगा, फुल्ली प्लास्टिक होगा। तो हम मैकेनिज्म किस में बात कर रहे हैं, प्लास्टिक एनालिसिस में बात कर रहे हैं। तो हम किसका बात करेंगे, फुल्ली प्लास्टिक का बात करेंगे। तो हमारा क्या होगा कि लोड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा सेक्शन पूरी तरह ईल्ड हो जाएगा ना दोस्तों। तो हमारा जब सेक्शन ईल्ड हो जाएगा तो दोस्तों क्या वो अब स्ट्रेस ले सकता है, क्या वो अब स्ट्रेंथ ले सकता है, मतलब उससे ज़्यादा लोड अब लगा सकते हैं उस पर, नहीं लगा सकते हैं। जब नहीं लगा सकते हैं मतलब उसमें अब स्ट्रेस लेने की क्षमता समाप्त हो चुकी है, अब वो नहीं लेगा। नहीं, तो अब हम खींचेंगे तो क्या होगा, वो खींचा जाएगा। और कैसे खिंचाएगा, विदाउट एनी स्ट्रेस डेवलपमेंट। तो बोलता है, इसको हम बोल देते हैं अनस्टेबल मैकेनिज्म। और हम कहते हैं आफ्टर रीचिंग यील्ड स्ट्रेस the bar elongates without increase in the stress we take it मतलब हम जब प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो इसी को हम कर देते हैं रिगिड बॉडी ट्रांसलेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों इलास्टिक एंड प्लास्टिक में। अगर हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस पर लोड लगा रहे हैं, नहीं इस पर लोड लगा रहे हैं। अब हमको स्ट्रक्चर को क्या करना है दोस्तों, कोलैप्स करना है। नहीं, हमको क्या निकालना है, कोलैप्स लोड निकालना है ना।
मतलब हमको क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर को कोलैप्स होना चाहिए नहीं। जब स्ट्रक्चर कोलैप्स कब होगा, जब मैकेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, जब वो स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो आपका हिंज है, यहाँ पर क्या हो गया, प्लास्टिक हिंज बनेगा। तो आपका जो प्लास्टिक हिंज है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो इसको अनस्टेबल करने में क्या चाहिए, जब आप प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं ना कि हिंज, अभी हम बताए थे ना कि हिंज था तो क्या था, स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को अनस्टेबल करना पड़ेगा। जब स्ट्रक्चर को अनस्टेबल करेंगे दोस्तों, तो अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं तो कुछ ऐसा जाता है ना, मतलब अगर किसी लोड की बात कर दें, अगर किसी लोड पी की बात कर दें, तो उस लोड के कारण मैक्सिमम मोमेंट की कहाँ पर आएगा, इसे मिड पर आएगा। जहाँ पर लोड रखा हुआ अगर हम मिड में रखें तो मिड में आएगा, और इसको कुछ डिस्टेंस पर रखें तो कुछ डिस्टेंस पर आएगा। तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये इस पर वैल्यू पहले बढ़ेगा, उसके बाद इस डायरेक्शन में बढ़ेगा नहीं दोस्तों। तो अगर मान लिया कि ऐसा लोड लगाएं, ऐसा लोड लगाएं कि यहाँ पर मैक्सिमम मोमेंट आ जाए, नहीं, जब मैक्सिमम मोमेंट आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर का जो आपका जो प्लास्टिक एनालिसिस में जो हम यूज करते हैं किसका, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का रेक्टेंगुलर यूज करते हैं। मतलब ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, हमारा इल्ड हो जाएगा। लेकिन जस्ट इससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे लोड, मतलब इससे जस्ट ज़्यादा देंगे, जैसा हम बताए थे ना कि प्लास्टिक हिंज का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो वो वीडियो देखिएगा दोस्तों, मज़ा आएगा देखने में, ज़रूर देखिएगा, हम तो रिकमेंड करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सिग्मा बाई है, ये सिग्मा बाई है, यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट रोटेशन हो जाएगा। इस यहाँ से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रोटेशन हो जाएगा, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा नहीं। तो हमारा क्या है कि हमको क्या करना है, जब इनफाइनाइट रोटेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हिंज का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हमको इस स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाना है तो किस पॉइंट पर हमारा हिंज आएगा, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहाँ पर आएगा। तो अब देख लो दोस्तों, अब क्या, अब बन गया ना, जैसा हम इलास्टिक में देखे थे एक डायग्राम, उसी टाइप से बन गया ना एक स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पर जो हम जो हिंज दे रहे हैं, ये जो हम जो हिंज दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्लास्टिक हिंज है। ये हमारा क्या है, प्लास्टिक हिंज है, और इसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग हिंज, इसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग हिंज। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम देखते हैं तो इसी हम बना देते हैं। तो ये क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर, ये क्या होगा, अंडर कोलैप्स होगा। जब ये कोलैप्स होगा दोस्तों, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा ना, कुछ ऐसा जाएगा ना कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ये थीटा और ये थीटा नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म आया, मैकेनिज्म जो आया, हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो हम इसको लिख देते, कमेंट कर देते हैं जो हम बताएं, आफ्टर अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, नहीं पी लोड के कारण, आफ्टर अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट reaches MP, the beam rotates without increase in load, be idealize it as rigid body rotation, rigid body rotation। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देख लिया। तो क्या होगा, इफ segment of a beam between plastic hinges
plastic hinges are able to move are able to move without increase in load without increase in load, then it is called mechanism जिसको यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोलैप्स मैकेनिज्म का। इफ सेगमेंट ऑफ अ बीम बिटवीन प्लास्टिक हिंजेस आर एबल टू मूव विदाउट इंक्रीजिंग लोड, जब भी हम बात करते हैं प्लास्टिक हिंज की तो हम बोलते हैं कि हमारा सेक्शन यील्ड हो गया पूरी तरह, वो जितना लोड ले सकता था लोड ले लिया, तो उसे जस्ट बढ़ाएंगे, मतलब माइन्यूट सा भी हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि विदाउट इंक्रीज इन लोड, हम ये कहते हैं कि उसी लोड पर ऐसा हुआ। फिर कहता है the mechanism is basically a unstable condition at the time of collapse at the time of collapse नहीं, तो हम जो ये सब जो पढ़ किस लिए रहे हैं भाई, हम ये जो पढ़ रहे हैं कि जब आपका स्ट्रक्चर फेल हो रहा होगा तो उस पर हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। नहीं, जब दोस्तों हम डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, जब उसका डिजाइन करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है ना कि जैसा हमारा अगर मान लीजिए सिस्मिक हुआ, विंड हुआ या और डिफरेंट टाइप्स के कैटास्ट्रोफिक कंडीशंस आए, तो हम जब डिजाइन करते हैं तो या तो हम विंड का एनालिसिस करेंगे या तो अर्थक्वेक का एनालिसिस करेंगे, दोनों को साथ करके डिजाइन नहीं करते हैं दोस्तों। इसका हमको पर्सनल 1 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने डिफरेंट ब्रिजेज का डिजाइन किया है, उसमें हमने प्लास्टिक एनालिसिस किया है और हम कहाँ पर उसको प्लास्टिक के हिंज बनाते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर हो कि फेल होने का क्राइटेरिया वहीं पर हो। हम मानते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, जैसे हम नेस्टेड प्रो का यूज किया था। उसके बाद मैंने उससे एनालिसिस किया कि अच्छा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, अच्छा जब बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो दोस्तों जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आएगा दोस्तों, तो कोई भी अगर लोड लगेगा तो उस लोड के कारण जब से ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसी सेक्शन पर होगा, और जिस सेक्शन पर होगा तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगा सॉरी उसी सेक्शन पर क्या होगा, फेल होने का प्रोबेबिलिटी को, और वो जो फेल होने का प्रोबेबिलिटी होगा वही हम मैकेनिज्म कहेंगे, उसी का हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो जितना भी अगर आप आगे बढ़ोगे, जब आप बीटेक करोगे या आप अगर मास्टर्स करते हो, अगर एमटेक करते हो, जैसे मेरा स्ट्रक्चर्स में एमटेक है तो मैंने बहुत सारे ब्रिजेज का डिज़ाइन किया, तो अगर आप आगे बढ़ते हो दोस्तों ये सब सारे कंसेप्ट आपके यूज होंगे। जब भी आप डिज़ाइन करोगे तो सारे कंसेप्ट यूज होंगे, चाहे आप गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो दोस्तों। चलो हम आगे बढ़ते हैं। द मैकेनिज्म बेसिकली अनस्टेबल कंडीशन एट अ टाइम ऑफ कोलैप्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि एट कोलैप्स नो स्ट्रेसेस वुड बी डेवलप, नो स्ट्रेसेस। और जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसिंग फोर्स होता है, नहीं तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इंटरनल वुड बी डेवलप, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जितना सेक्शन को लेना चाहिए था उसने उतना लोड ले लिया नहीं। जैसे अगर हम सोचें, मान लीजिए आपका दोस्त आपको मार रहा है, चूर रहा है, मार रहा है, कुचल रहा है, कुछ ऐसा कंडीशन है, तो अब आपका क्या हुआ, आप इतना मार खा लिए हैं कि उसको आप अपोज नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो आप क्या कहें, भाई जितना मारना है मार लो, मतलब क्या हुआ, अब हम क्या कर देंगे, तुम्हारा अपोज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है,
तो ही बोल रहा है कि स्ट्रक्चर जो था हमारा, स्ट्रक्चर का जो सेक्शन है हमारा, जितना वो ले सकता है, जितने के लिए वो मटेरियल, जो मटेरियल हमारा स्टील है, तो स्टील कितना लोड ले सकता है उस सेक्शन पर जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इस प्लास्टिक मोमेंट को क्या कर रहा है, एक्सीड करने वाला है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब जो होगा विदाउट स्ट्रेसेस, मतलब अब स्ट्रेस क्या होगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस तो डेवलप नहीं होगा। तो उसी को यहाँ पर आइडियलाइज किया गया है, एट कोलैप्स नो स्ट्रेसेस वुड बी डेवलप्ड। हम मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा सेक्शन यील्ड हो गया है, अब और कुछ ले नहीं सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं अब दोस्तों हम मैकेनिज्म की बात कर दिए हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, सिंपली ये आर्ची है और इस पर लोड लग रहा है, ठीक है, लोड लग रहा है। तो अगर इसका अगर डीएस देखते हो तो कितना हो जाएगा, 2 रिएक्शन इधर 2 रिएक्शन इधर, तो क्या हो गया 4, अब माइनस 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो कितना आ गया दोस्तों 1। मतलब इसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना है दोस्तों, 1 है ना, 1 है ना। तो अगर हम एक ही हिंज डेवलप कर दें, एक हिंज डेवलप कर दें तो क्या होगा, एक इक्वेशन बढ़ा देगा, एक इक्वेशन बढ़ा देगा। तो अगर एक हिंज डेवलप कर देंगे तो अब जो आ जाएगा, अगर इसको हम DS2 बोल दें तो बोल देंगे ना 4 - 3 + 1 बराबर कितना 0। अब ये डिटर्मिनेट हो गया। क्या दोस्तों फेल कर सकता है, लोड लगा दो कुछ होगा क्या, लोड लगा, मतलब आपके पास एक आर्क है स्टील का और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हिंज है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। दोस्तों ये हिंज है ना, ये क्या करेगा, मूवमेंट को रेसिस्ट नहीं कर सकता है दोस्तों। तो हिंज अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो आप क्या कर दो कि एक काटी ठोक दो अपने घर में। उसके बाद क्या कर दो, एक स्टील का पतला सा ऐसा ले लो और यहाँ पर एक होल लगा दो, और इस होल से इसमें इसको डाल दो, और ये जो आपका है अब इसको पकड़ के तो आप हिला सकते हो नहीं, तो क्या ये मटेरियल में कोई स्ट्रेस देगा, नहीं देगा। मतलब क्या ये रिस्टेन करेगा, आपका रिस्टेन करेगा ये डायरेक्शन में, मतलब मोमेंट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना दोस्तों। अगर इसको इधर से खींचोगे तो क्या ये आपका जो भी ये जो मटेरियल है खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या कर देगा, रेसिस्ट कर देगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस में आएगा ना दोस्तों। तो जो आपका जो हिंज है, तो इसको सही से समझना दोस्तों कि कैसे ये मूवमेंट को रिलीज करता है। नहीं समझ में आता है तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, समझो उसको अच्छे से समझो। जब भी अगर आपको क्लियर नहीं है, जो भी वीडियो देखते हो वहाँ पर नीचे कमेंट करो कि हाँ भाई हमको सर आपने ये पढ़ाया, तो हमारा क्या, अगर आप क्लासरूम लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी लेते हो तब पर भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी चीज़ें मिल रही है। तो आप क्या करो, नीचे कमेंट करो, सर हमको आपका ये टॉपिक जो आप समझाएं वो समझ में नहीं आया, ताकि आपका जो टीचर जो भी पढ़ा रहा हो उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ ये चीज़ों को और डिटेल से स्टडी करना चाहिए था। तो दोस्तों अगर हम इसको क्या किए, एक हिंज का डेवलपमेंट हो गया, तो क्या दोस्तों ये क्या हो गया, डिटर्मिनेट हो गया, और क्या रहा, स्टेबल रहा ना। क्योंकि जब हम लोड लगाएं तो क्या हुआ, अनस्टेबल नहीं हुआ ना, इसका मोशन नहीं हुआ ना। तो अगर हम दोस्तों एक हिंज और क्रिएट कर दें, दोस्तों एक हिंज और अगर हम क्रिएट कर दें और इसको हम बोल दें DS3, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 3 + 1 + 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों, -1 हो गया। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर आ गया वो क्या हो गया दोस्तों, मैकेनिज्म बन गया। अब देखो दोस्तों अगर लोड हम लगा देंगे, तो लोड लगा देंगे दोस्तों, ये क्या हो गया, ये मूव कर सकता है ना, ये भी मूव कर सकता है ना। मतलब यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ पर जो है इसमें मटेरियल, इसको ऊपर नीचे हम कहीं भी घुमा सकते हैं, और ये यहाँ पर जो मटेरियल इसको भी ऊपर नीचे कहीं भी घुमा सकते हैं, ये भी ऊपर नीचे तो अगर दोस्तों यहाँ पर लोड लगेगा, तो अगर ये ऐसा हुआ, नहीं ये अगर मान लीजिए ये ऐसा हुआ, तो क्या करेगा दोस्तों, ये तो लेंथ तो छोटा बड़ा होना नहीं है, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है ना दोस्तों, ऐसा कुछ हो सकता है ना। मतलब मैकेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया ना। मतलब अगर हमको स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट करना है तो हमको क्या चाहिए,
हमको क्या चाहिए, डीएस होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेट होना चाहिए। और स्ट्रक्चर को मैकेनिज्म बनाना है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेट से जस्ट एक हिंज ज्यादा कर दी तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया ना। तो हम यहाँ से कंक्लूजन देंगे दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो आपका स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर था उसको डिटर्मिनेट करने के लिए हमारा जो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड कितना हुआ, डीएस हुआ ना। नहीं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीएस बराबर बनाया ना। तो अगर हम पहला केस में क्या किए थे, एक हिंज दे दिए थे, नहीं पहला केस में था क्या, एक हिंज दे दिए थे। जब एक हिंज दिए थे तो मतलब दोस्तों यहाँ पर ऐसा देख लीजिए, ऐसा कुछ। तो इसमें क्या था, डीएस बराबर 1 था। तो हम हमारा डीएस बराबर 1 था, तो डीएस बराबर 1 के लिए पहले क्या किए हैं, इसको डीएस बराबर 0 किए। जब डीएस बराबर 0 करना तो हिंज कितना दिए हैं, डीएस बराबर 1 के बराबर। लेकिन इसको मैकेनिज्म बनाना तो क्या किए हैं, डीएस प्लस 1, नहीं 2 हिंज दे दिए, तब ये क्या किया, मैकेनिज्म बन गया। मतलब दोस्तों हम बोल सकते हैं ना, हम क्या बोल सकते हैं कि टू मेक a statically indeterminate structure indeterminate structure as a determinate structure, number of plastic hinge required इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, डीएस। मतलब प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड कितना हो गया डिटरमिनेट बनाने के लिए, डीएस हो गया। अगर इसको हमको अनस्टेबल करना है तो क्या कर देंगे, डीएस प्लस 1 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ना टू फॉर्म अ मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म मतलब क्या करेंगे, अनस्टेबल बनाना, नहीं अनस्टेबल करना। मतलब अनस्टेबल बनाने के लिए तो टू फॉर्म अ मैकेनिज्म इन अ स्टैटिकली indeterminate structure, number of plastic hinge required तो पीएच रिक्वायर्ड मतलब नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड बराबर क्या हो जाएगा, डीएस प्लस 1 हो जाएगा। दोस्तों देखे ना कि एक अगर हम ज़्यादा कर दिए हैं, मतलब जितना डीएस था उससे हम एक ज़्यादा कर दिए तो क्या होगा हमारा दोस्तों, कि हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब आप जब इलास्टिक एनालिसिस पढ़ते हैं, मतलब आप क्या क्या सॉम पढ़ लिए, स्ट्रक्चर पढ़ लिए, नहीं उसमें आपने क्या किया, हुक्स लॉ को वैलिड करवाया। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट होता है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले बात कर देंगे कि हमारा प्लास्टिक एनालिसिस में कौन है। तो हमारा केस है इन प्लास्टिक एनालिसिस the following condition must be satisfied तो इससे पहले हम बात करते हैं, जब आपने क्या किया था, इलास्टिक एनालिसिस किया था। जब आपने सॉम पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, मतलब इलास्टिक एनालिसिस किया, तो उसमें आपने क्या किया, कुछ एजम्पशंस लिया ना। तो आपने क्या किया, पहला क्या किया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, नहीं इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपने कहा कि यह स्ट्रक्चर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी तो हम करते हैं समेशन एफ एक्स बराबर 0, समेशन एफ वाई बराबर 0, समेशन एम बराबर 0 बोलते हैं ना जब हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर्स होता है। और आपने क्या किया कि जब आपका स्ट्रक्चर क्या था, इनडिटरमिनेट था, तो आपने क्या किया, स्लोप या डिफ्लेक्शन से को आपने क्या किया, इक्वलाइज किया, जीरो किया, जो भी किया, मतलब कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन को यूज किया, मतलब स्ट्रेन को इक्वल किया। तो आपने क्या किया, कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन लगा, कॉम्पैटिबिलिटी।
कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन लगाया। और तीसरा दोस्तों आपने क्या किया, मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप लगाया, नहीं मोमेंट कर्वेचर नहीं, जो आपने क्या किया सिग्मा इजिकल टू एम बटे आई इंटू बाई, ये सब किया, आई सिग्मा बाई इजिकल टू ई बाई आर किया ना दोस्तों। तो यहाँ से आपने क्या किया कि इनिशियल यील्ड बोला यहाँ पर, नहीं कि आपका इनिशियल यील्ड बोल दें, या आपने क्या किया दोस्तों कि लिमिटिंग स्ट्रेस कंडीशन आपने ये यूज किया जब आपने क्या किया, इलास्टिक एनालिसिस किया। तब दोस्तों जब इलास्टिक एनालिसिस में कुछ हम चीज़ें यूज कर रहे हैं तो उसी प्रकार क्या करेंगे, कुछ प्लास्टिक एनालिसिस भी करेंगे ना, कुछ तो बेसिस होगा ना हमको क्या करने का, एनालिसिस करने का। तो इसमें भी दोस्तों हमारा जो पहला होता है, पहला जो हम बात करते हैं, ये हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की। तो दोस्तों ऑल दो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को कोलैप्स कराते हैं, और एट अ टाइम ऑफ कोलैप्स अगर हम सोचिए दिमाग में तो हम बोल देंगे कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो दोस्तों इसमें हमारे कुछ एजम्पशंस होंगे ताकि हम क्या करें, हमारा जो काम है उस काम तक, उस एम तक हम पहुंच जाएं। तो पहला जो हम इसमें कंडीशन लगाते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, मतलब हम बोल देते हैं व्हेन द स्ट्रक्चर इज कोलैप्स, व्हेन द स्ट्रक्चर इज about to collapse, it is still in equilibrium, it is still in equilibrium। मतलब हम बोल दें कि समेशन एफ एक्स बराबर 0 होना चाहिए, समेशन एफ वाई बराबर 0 होना चाहिए, एंड समेशन एम बराबर 0 होना चाहिए, मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये तीनों क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों मैकेनिज्म कंडीशन। तो मैकेनिज्म कंडीशन बोल दे मतलब अनस्टेबल, अभी बात किए थे अनस्टेबल कंडीशन। मैकेनिज्म कंडीशन को बोल दे क्या, अनस्टेबल कंडीशन। तो हम बोल देंगे कि एट कोलैप्स जब मैकेनिज्म कब होगा, जब क्या होगा कि जो आपका स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होगा, जब उसमें जो प्लास्टिक हिंज होगा वो ds+1 के बराबर हो जाएगा। मतलब बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ कोलैप्स सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज डेवलप होना चाहिए ताकि पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर या इंटायर स्ट्रक्चर क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए। तो बोलता है एट कोलैप्स sufficient number of plastic hinges must be developed so that the part of a structure or entire structure must transform into mechanism। मतलब हमारा क्या होना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए। बोल देना एट कोलैप्स सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेज मस्ट बी डेवलप। और जब प्लास्टिक हिंज का डेवलपमेंट होगा मतलब हिंज का फॉर्मेशन हो गया होगा, नहीं हिंज का फॉर्मेशन हो गया होगा, तो हम बोल देंगे कि जो आपने जो लोड लगाया वो लोड जो आपका स्ट्रक्चर ले सकता था उससे जस्ट ज़्यादा लगा दिया आपने। नहीं, आपने क्या किया, अल्टीमेट लोड से जस्ट ज़्यादा।
जब हम बोलते हैं कि सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, मतलब क्या हो गया, आपका सेक्शन क्या हो जाए, फुल्ली तरह ईल्ड हो गया, मतलब वो अल्टीमेट लोड को रीच कर गया है ना, अल्टीमेट लोड को रीच कर गया है ना। मतलब अगर हम बोलते हैं कि मैकेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, मतलब जो लोड ले सकता है उसके इक्वल या उससे थोड़ा हम ज़्यादा लोड लगा दिए तब ऐसा कंडीशन डेवलप हो रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें आपका अल्टीमेट लोड रीच हो जाएगा, अल्टीमेट लोड रीच, मतलब हमारा जो आपका मटेरियल है वो अगर सेक्शन फुल्ली तरह इल्ड हो जाता है तो आपका कितना लोड ले सकता है, उस लोड को ये रीच हो जाएगा ना। फिर कहता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी कंडीशन भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी कंडीशन, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी कंडीशन। और एक तीसरा होता है यील्ड कंडीशन। तो आपका जो तीसरा होता है दोस्तों, जो तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं यील्ड कंडीशन, यील्ड कंडीशन। और इसको हम बोल सकते हैं प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन, प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन, प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन। तो ये कहता है कि व्हेन स्ट्रक्चर इज अबाउट टू कोलैप्स, about to collapse, bending moment at any section, should not exceed plastic moment capacity, of the cross section, that is applied bending moment should not exceed MP। मतलब बोलता है व्हेन स्ट्रक्चर इज अबाउट टू कोलैप्स बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन शुड नॉट एक्सीड प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आपने जो एम अप्लाइड किया है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, MP के बराबर होना चाहिए। मतलब इससे कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है नहीं, क्योंकि हमारा जो यील्ड कंडीशन बोलता है ये क्या कहता है कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, उसमें जो सेक्शन का जो कैपेसिटी होगा लेने का उससे आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा यील्ड कंडीशन है। मतलब इसमें हम जो लोड लगाएंगे अल्टीमेट लोड से या तो कम लगाएंगे या तो जस्ट बराबर बताएंगे, क्योंकि m लेस देन इक्वल टू MP है नहीं दोस्तों। तो हमारा क्या है, तो हमने पहला देखा इक्विलिब्रियम कंडीशन, दूसरा हमने क्या देखा, मैकेनिज्म कंडीशन, और तीसरा हमने देखा क्या, यील्ड कंडीशन। तो हमारा क्या है, ये तीन जो हमारा जो कंडीशंस है वो हमारे प्लास्टिक एनालिसिस में क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हमारा जो जिन्होंने स्टील पर प्लास्टिक एनालिसिस पर रिसर्च किया उन्होंने इसमें 3 थ्योरम दिए। किसको यूज करते हुए, इन 3 कंडीशन को यूज करते हुए उन्होंने 3 थ्योरम दिए हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में उस 3 थ्योरम की बात करेंगे।